पहले से सोच है वो उनके उस बयान में छलकती है, क्योंकि उन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया। 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, और उन्होंने संविधान को लागू होने के बाद संविधान की प्रतियां उन्होंने जलाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले उन्होंने जलाए। और इनका जो एक सपना था आरएसएस का कि 2025 में आरएसएस को 100 साल होंगे, तब वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, इसलिए उन्होंने संविधान भी बदलने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कर रखा था, जिसमें उन्होंने बाकायदा 400 पार का नारा उनके सांसदों ने दिया कि 400 पार दो, ताकि हम संविधान बदल सके। इनकी न संविधान में आस्था थी, न भारतीय गणराज्य में आस्था थी। इनकी आस्था थी मनुस्मृति में और जनेऊ राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत के बयान से ओबीसी, एससी और एसटी को फायदा है, नुकसान है? नुकसान है, एक वर्ड में नुकसान है। हाँ, वर्ण व्यवस्था रहेगी तो शंभू कुमार सिंह जो है ना IAS नहीं बनेंगे ना, फिर हाँ, वो क्या करेगा? खेती करेंगे। और दलित भाई लोग हमारा जो खुश है, जो पालकी ढो रहा है इधर चिराग पासवान और मांझी जी, तो नौकरी खत्म हो जाएगी तो अंतिम में बोलेगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन किस बात का। चलो वहां ताड़ी उतारो, मुंह पकड़ो। सर गंभीर बात गंभीर कह रहा हूं मैं। IAS सेक्रेटरी जो बनेगा, बोला सेक्रेटरी तुम्हारा क्या काम है, चलो खेत में काम करो। लग रहा है। देखिए, ओबीसी का नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आरएसएस बीजेपी है वो कुंभ और धार्मिक आयोजनों की आड़ में अपना जो उनका एक सोच है, जिसको हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसने प्रमोट किया। तो अखिलेश जी भी गंगा स्नान कर रहे हैं, हिंदू के खिलाफ तो है नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, लेकिन हम पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं। हमारे हिसाब से तो संविधान न रहेगा तो ओबीसी का क्या नुकसान हो जाएगा? सीधे शब्दों में कहें तो संविधान रहने से ओबीसी का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ ये नुकसान होगा कि मनुस्मृति लागू हो जाएगी और मनु विधान के अनुसार जो पहले सिस्टम था कि भाई अहीर को ना भैंसी चराना है, दूध निकालना है, कुर्मी को खेती बाड़ी करना है ना, बढ़ई को जो है लकड़ी का काम करना है, नाई को बाल बनाना है, पुराने पैसे में आपको वापस डाल दिया जाएगा। इसके हिसाब से अलावा और कोई नुकसान नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है कि भारत जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही आज़ाद हुआ है। मेरे साथ मिशन जय भीम के संस्थापक, दिल्ली के पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र पाल गौतम हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे हिस्टोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल। मेरे साथ ओबीसी के समाज के आने वाले हैं विद्रोही जी। तमाम लोगों से राय जानेंगे कि इन लोगों की क्या राय है, क्या सचमुच एससी, एसटी, ओबीसी हिंदुओं की क्या राय है, वो कैसे सोचते हैं, बुद्धिस्ट कैसे सोचते हैं, एक हिस्टोरियन के तौर पे प्रोफेसर रतनलाल कैसे सोचते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं कि देश राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही आज़ाद हुआ? नहीं, सहमति की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एक्चुअली उनका जो पहले से सोच है वो उनके उस बयान में छलकती है, क्योंकि उन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया। 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, और उन्होंने संविधान को लागू होने के बाद संविधान की प्रतियां उन्होंने जलाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले उन्होंने जलाए। और वो लोग पहले से ही संविधान की बजाय मनुस्मृति को तवज्जो देते हैं। और ये बयान देश में जो लाखों लोगों ने शहादत दी है, अपनी कुर्बानी देकर भारत को आज़ाद कराने में अपना पूरा जीवन लगाया, उनकी शहादत का भी अपमान है, देश के संविधान का भी अपमान है। क्योंकि जो 75 सालों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के लागू होने के बाद सही मायने में जो आज़ादी जब भारत को मिली और ये संविधान लागू हुआ, तो देश के तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, इन सब लोगों को भी हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी शुरू हुई। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से उनका जो कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे वो छीनना शुरू हो गया। और इनका जो एक सपना था आरएसएस का कि 2025 में आरएसएस को 100 साल होंगे, तब वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, इसलिए उन्होंने संविधान भी बदलने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कर रखा था, जिसमें उन्होंने बाकायदा 400 पार का नारा उनके सांसदों ने दिया कि 400 पार दो, ताकि हम संविधान बदल सके। तो ये जो एक बात कहना कि जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का जो वो हुआ, उद्घाटन हुआ, उसके बाद से भारत सही मायने में आज़ाद हुआ, तो ये तो भारत की आज़ादी का, भारत के संविधान का, स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत का अपमान है। एक तरह का देशद्रोह। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। अगर किसी विदेश में कोई अपने देश के संविधान के खिलाफ और आज़ादी के खिलाफ इस तरह का बयान देता, तो शायद देशद्रोह का मुकदमा उस पर चलता और वो जेल में होता।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर एक ऐसी सरकार केंद्र में है, देश को चला रही है, और न्यायालय भी कहीं ना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे डरा हुआ है, जजेस डरे हुए हैं, जो ऐसे मामलों में जो सो मोटो उनको एक्शन ले लेना चाहिए वो भी नहीं ले रहे हैं, और तमाम जांच एजेंसियों पे पूरा कब्जा आज सत्ता पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बयान देश को शर्मसार करते हैं, और हम जैसे जो तमाम पूरे देश के बहुजन वंचित लोग हैं उनका भी ये अपमान है। और मैं समझता हूँ इसके खिलाफ पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर मोहन भागवत को जेल में डालने का, उनको प्रोसिक्यूट करने का, देशद्रोह का मुकदमा चलाने का एक सशक्त आंदोलन इस पर होना चाहिए। ये एक सवाल और लेंगे कि आपका क्या लग रहा है, क्या आरएसएस का पर्सपेक्टिव सचमुच यही है? वो तो हिंदू एकजुटता की बात करता है, धार्मिक एकजुटता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। आपको क्या लगता है मोहन भागवत का बयान का एक कॉन्टेक्स्ट क्या ऐसी अलबल है, या कोई सोची समझी कॉन्स्पिरेसी लग रही है, या ये राष्ट्रहित में है? नहीं, राष्ट्रहित में तो नहीं है, क्योंकि उनका राष्ट्र की अवधारणा और हमारी राष्ट्र की अवधारणा अलग अलग है। तो बहुजन हित में या सवर्ण हित में? अब पहले पूरा सुन लीजिए, एक सवाल कीजिए तो पूरा सुन लीजिए पहले। मोहन भागवत ने जो कहा है कि उनको आज़ादी मिली अभी, और उसके पहले कंगना रनौत भी बोली थी कि 14 में आज़ादी मिली मुझे, और ये क्या बोलते हैं अभी 400 पार भी अभी गौतम साहब कह रहे थे कि संविधान बदलना है। तो मेरी सहमति हो या ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमित शाह का संसद में बयान कि अम्बेडकर फैशन, और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। आखिर कितने लोग अभी तक स्वर्ग गए, कोई आंकड़ा उन्होंने दिया नहीं है। तो वो सच बोल रहे हैं मोहन भागवत। हाँ, वो सच बोल रहे हैं। वो जुबा केसरी वाला एक ऐड नहीं आता है, एकदम अंदर जो था अब खुल के बाहर आ रहा है। मतलब आप हिस्टोरियन है, इसके मायने क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? वही तो आ रहा हूँ ना, पहले सुन तो लीजिए ना। कहना ये चाह आप युवा केसरी बता रहे हैं। वही तो, अब तो हंसना भी तो पड़ेगा ना, हर समय तो टेंशन में थोड़ी रहूँगा। तो जुआ केसरी वो भारत के संविधान में और भारतीय गणराज्य में इनकी कभी आस्था नहीं थी। किनकी? ये आरएसएस संघ परिवार की, पूरे संघ परिवार में कह रहा हूँ, जनसंघ की, आरएसएस की, हिंदू महासभा की, इनकी न संविधान में आस्था थी न भारतीय गणराज्य में आस्था थी। इनकी आस्था थी मनुस्मृति में और जनेऊ राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब सब हिंदू नहीं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन आपको खेत में बोला जाएगा तरकारी उगाओ। मैं आऊँगा, उस सवाल पर आऊँगा। तो हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति का राष्ट्र, वर्ण आधारित राष्ट्र की इनकी संकल्पना थी। इसीलिए उन्होंने संविधान सभा जब चल रहा था तो संविधान सभा के अंदर विरोध नहीं, सड़क पे विरोध किया कि संविधान भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। भारतीय मिजाज क्या? ये कि मनुस्मृति के हिसाब से संविधान होना चाहिए। संविधान को उस समय भी नहीं मानते थे। आप मुझे, दूसरी बात है कि हिंदू कोड बिल पर जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर दोनों के पुतले एक साथ फूंके गए। अंबेडकर को कल्याण पत्रिका ने लगातार हीन जाति अंबेडकर, हीन जाति अंबेडकर, अंबेडकर के पुतले फूके गए उस समय। तो जिस समय इनके जो पूर्वज थे जिनकी आस्था संविधान में नहीं हो, भारतीय गणराज्य में नहीं हो, तो उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि संविधान को अपहोल्ड करेंगे, कि संविधान को ध्वस्त करेंगे? तो मुझे बताइए, सीधा सीधा बताइए कि इससे अगर मोहन भागवत के आइडियोलॉजी से किसको फायदा है और किसको नुकसान है? कॉर्पोरेट को, और यहाँ के पूरा जो अपर कास्ट चाहते हैं कि सब सर्वोच्च वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन व्यवस्था देश का चले। मतलब कौन कौन जाति को फायदा है? तो वर्ण व्यवस्था में कौन है? कौन? बिजनेस क्लास, कॉर्पोरेट, मैंने कहा ना। अभी देखिए 10 साल में पूरा फ्लरिश किया है कि नहीं? अडानी कितना फ्लरिश किया है। कॉर्पोरेट को फायदा होगा, और कुछ सवर्ण को, सब सवर्ण को नहीं है कि सब वहाँ पे राजपुरोहित बनेंगे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी करेंगे, और एडहॉक पढ़ाएंगे तो 30,000 में उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो फॉल्स ईगो में खुश हैं कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो हम भी एकदम पुरोहित बन जाएंगे और सब जगह चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, मजदूरी भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी उसमें अस्पृश्यों पर, भूतपूर्व अस्पृश्यों, दलितों पर। ओबीसी के लोग तो हो सकता है आधा हिंदू बने, जमीन भी है, लाठी भी है, भैंस भी है, 2-4 लाठी खींच भी दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दलित लोग का जो है ना पूरा, ओबीसी फायदा में रहेगा इससे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहा हूँ ना भाई, ओबीसी का खेती से तो सीमांत किसानी, खेती से तो पेट नहीं भरता है, बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, जज कलेक्टर बन पाएंगे। वर्ण व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ विद्रोह नहीं हो रहा है ना, ये तो फैक्ट है ना। आप मुझे बताइए मोटा मोटी आपके हिस्ट्री के हिसाब से, जो हमारे पीछे के कार्यकलाप है उसके हिसाब से,
मोहन भागवत के बयान से ओबीसी, एससी और एसटी को फायदा है, नुकसान है? नुकसान है, एक वर्ड में नुकसान है। हाँ। वर्ण व्यवस्था रहेगी तो शंभू कुमार सिंह जो है ना IAS नहीं बनेंगे ना, फिर हाँ, वो क्या जाकर करेगा खेती करेंगे। और दलित भाई लोग हमारा जो खुश है, जो पालकी ढो रहा है इधर चिराग पासवान और मांझी जी, तो नौकरी खत्म हो जाएगी तो अंतिम में बोलेगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन किस बात का। बट चलो वहाँ ताड़ी उतारो, मुंह पकड़ो। सर गंभीर बात कह रहे हैं। गंभीर कह रहा हूं मैं। IAS सेक्रेटरी जो बनेगा, बोला सेक्रेटरी तुम्हारा क्या काम है, चलो खेत में काम करो। तो वर्ण व्यवस्था होगा तो कहाँ होगा वहाँ पे? अस्पृश्य समुदाय जो संविधान के पहले अस्पृश्य था वो रहेगा कहाँ? पहले ये बताइए। वर्ण व्यवस्था में 2-4% हो सकता है इधर उधर निकल जाए तो बच जाएगा, बाकी आवाम को तो जो है खेतीहर मजदूर बना के रखेगा। अब बोलेगा कि पेट उट जो निकल गया है, खेत में काम करोगे तो प्रकृति के पास मचान पे रहो, खेत में काम करो, BP शुगर सब कंट्रोल रहेगा। एक सवाल और ले लीजिए। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि जो 90% जो हिंदू में जो ओबीसी तबका है उसको हिंदुत्व ग्रहण कर लेगा और जो सवर्ण समाज है उसको बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए। अब इसका जवाब तो वही देंगे, क्या समझे कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ये हिस्टोरी? मुझे ये लगता है ना कि एक बात बताइए, कुर्मी, महाराष्ट्र का कुनबी, उसमें भी कई तरह का है ना। अवधिया कुर्मी है, छिपवंजवा कुर्मी है, कुनबी है, तो सब लोग क्या नीतीश कुमार और शरद पवार हो जाएंगे? और जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई, जब पूरी पुलिस प्रशासन फौज उनके हाथ में रहेगी, तो इनको भी कितना दिन चलने देगा? पकड़ के ठेल देगा जेल अच्छा में। तो ये बात माने कि जैसे आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति से सवर्ण समाज को फायदा है, संविधान से हम माने कि SC, ST, OBC को फायदा है, अल्पसंख्यकों को फायदा है। कितना बढ़िया प्यूमा पहन के घूम रहे हो, हम भी शर्ट बढ़िया ही पहने हैं। ये संविधान भारतीय गणराज्य नहीं रहता, तो आपको हो सकता है हिंदू राष्ट्र में कुछ मिले, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग क्या कर रहे होते हिंदू राष्ट्र में अगर संविधान ना होता? खेती बाड़ी करते ओबीसी के तौर पे, किसान के तौर पे खेती बाड़ी करते रहते, और आपके पास खेत होता, हम आपके खेत में मजदूरी करते और तो पूरा मांगते हैं कि अनाज दीजिए। बिहार खेत कहाँ है सर? ओबीसी कम्युनिटी के पास उतने खेत में खुश है ना भाई, जितना है उतना। खेत किसके पास है फिर? बिहार के जनगणना को पैरामीटर्स माने तो जनरल कैटेगरी के पास 90% संसाधन है। उससे दुखी नहीं है ना। दुखी होता तो हर समय इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत होती, एक तरफा वोट पड़ता। ये एक सवाल आएंगे आपको क्या, लास्ट सवाल सर, आपको क्या लगता है कि ये मोहन भागवत के अगर हिंदुत्व की बात करें, जो ओबीसी तबका बड़ी संख्या में उनसे जुड़ा हुआ है, 40 करोड़ ओबीसी कुंभ नहाने जा रहा है, इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक फायदा मोहन भागवत के प्लान से किसको होने वाला है? देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान देने के बाद और हिंदू महिलाओं को हक अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए, तो उसका विरोध सबसे ज़्यादा RSS जनसंघ ने किया और तमाम सांसद जो थे उन्होंने किया। और आपको याद होगा कृपात्री महाराज को RSS ने उस पूरा आंदोलन उसके नेतृत्व में हिंदू कोड बिल के खिलाफ, बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ किया। तो इसीलिए जो आज कह रहे हैं मोहन भागवत कि सही मायने में अब भारत आज़ाद हुआ है, ये एक्चुअली असली सोच ये है कि वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और बाबा साहेब के संविधान से नफरत करते हैं। और जब उन्हें लगा कि अब जाके संविधान की परतें टूट रही हैं और उनकी मनुस्मृति की व्यवस्था वापस आ रही है, तो संविधान खत्म हो जाएगा तो ओबीसी को क्या नुकसान है, हमको इसको बताइए। ओबीसी को भी जिस तरह देश के अनुसूचित जाति जनजाति को नुकसान होगा, तो संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को भी हिस्सेदारी भागीदारी की बात हुई है, रिजर्वेशन की बात हुई है। और वो रिजर्वेशन जब से मिला तब से यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने शुरू हो गए, जजेस बनने शुरू हो गए, दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में आने शुरू हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने लगे। तो वो जो रास्ता ओबीसी का खुला था इस संविधान से, मनुस्मृति आएगी तो वो रास्ता इनका भी बंद होगा। क्या नुकसान होगा सर ओबीसी? वो तो बता दिए ना। दूसरी बात है जो 40 करोड़ आप बोले हैं, जाति जनगणना कराए हैं, संख्या है टोटल 40 करोड़ कुंभ में, मान लीजिए को डेटा है कि स्नान करेंगे तो पूरे देश की आबादी के हिसाब से 35 करोड़ ओबीसी जाएंगे नहाने। नहीं तो नहाने जाएंगे तो टेंट जो लगा हुआ उसमें कौन लोग रहेंगे? ओबीसी वाले लोग रहेंगे? नहीं, 5400 के ठेकेदारी में भी ओबीसी नहीं है। फिर 54 इसका जवाब इसी में है। हिंदू धर्म की पालकी ढोइए, नहाने के लिए लाइन लगेगा कुंभ में, लेकिन वो टेंट में जो है ना मलाई चापने के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। यही ओबीसी की औकात होने वाली है। एक ओबीसी के जागरूक कार्यकर्ता हैं और लास्ट सवाल लेंगे, क्या लग रहा है ओबीसी 35 करोड़ ओबीसी कुंभ स्नान कर रहा है और आरएसएस बीजेपी कह रही है कि आप हिंदू के सबसे बड़े सिफारिशदार हैं, आपको नफ़ा लग रहा है जो ओबीसी और नुकसान लग रहा है? देखिए, ओबीसी का नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है,
क्योंकि जो आरएसएस बीजेपी है वो कुंभ और धार्मिक आयोजनों की आड़ में अपना जो उनका एक सोच है जिसको हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसने प्रमोट किया। तो अखिलेश जी भी गंगा स्नान कर रहे हैं, हिंदू के खिलाफ तो है नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, लेकिन हम पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं। हमारे हिसाब से तो संविधान न रहेगा तो ओबीसी का क्या नुकसान हो जाएगा? सीधे शब्दों में कहें तो संविधान रहने से ओबीसी का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ ये नुकसान होगा कि मनुस्मृति लागू हो जाएगी और मनु विधान के अनुसार जो पहले सिस्टम था कि भाई अहीर को ना भैंसी चराना है, दूध निकालना है, कुर्मी को खेती बाड़ी करना है ना, बढ़ई को जो है लकड़ी का काम करना है, नाई को बाल बनाना है, पुराने पैसे में आपको वापस डाल दिया जाएगा। इसके हिसाब से अलावा और कोई नुकसान नहीं है। तो सोचिए ये तमाम जो अब लोग हैं जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए, इनकी राय है। अगर आपको भी लगता है कि आप कट्टर हिंदू होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आप कलेक्टर, एसपी, डीएम, बिजनेसमैन, जज, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार नहीं बन पाएंगे। और अगर मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा तो उसमें वर्ण व्यवस्था, कुव्यवस्था के हिसाब से तो आप शूद्र हुए, अति शूद्र हुए, अनटचेबल हुए। अगर आप SC, ST, OBC किसान हैं तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, धन संपत्ति के रास्ते बंद हो जाएंगे। और अगर संविधान से देश चलेगा तो सबको बराबर का अधिकार है। आप कलेक्टर, डीएम, सीएम, पीएम, पत्रकार, जज बन सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जब आप खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने जाति पेशा में रहेंगे तो आपके साथ बिल्कुल जातिवाद नहीं होगा। जब आप अपने जातीय पेशा को छोड़ेंगे और मैं शूद्र होकर पत्रकार हूँ, कोई कलेक्टर, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, तब उसके साथ भेदभाव होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद, जातीय भेदभाव, मनुस्मृति का प्रहार आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने जातीय धंधा से निकलकर, जिसमें गरीबी है, लाचारी है, जिसमें अपमान है, उसको छोड़कर जब आप उस धंधे में जाएंगे जिस धंधे में जाने के लिए आपको मना किया गया, तब आपको जातिवाद झेलना होता है। आप सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, सब्जी बेच रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको जातिवाद से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप SP, DM, कलेक्टर, CM, PM, अधिकारी, कर्मचारी बने, तब जातिवाद आपके पीछे पड़ेगा और वहाँ आपको संविधान मदद करेगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके लिए संविधान ज़रूरी है या जो मोहन भागवत कह रहे हैं, जो BJP कह रही है, वो ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।